पिछली क्लास में हमने क्या देखा बच्चे? हमने देखा कि मेमोरी जो मैनेजमेंट है उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे बेटा मेमोरी मैनेजमेंट में डिफरेंट मेन मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस की। मेन मेमोरी की हम कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, ठीक है? तो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको बेयर मशीन के बारे में। सबसे पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था या कंप्यूटर्स बनने चालू हुए थे और ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस नहीं हुआ था, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बने थे, तो जो मशीन होते थे उनको हम बोलते थे बेयर मशीन, ठीक है? उसमें अगर मैं बात करूं तो अगर सीधी सी बात करें तो जो मेन मेमोरी होता था, ठीक है, जो मेन मेमोरी की हम बात करते थे, मेन मेमोरी में कुछ भी नहीं होता था, मींस नो ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ भी नहीं का मतलब नो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता था समझते हैं, ठीक है? तो देखो, तो देखा जाए तो बेयर मशीन इज अ लॉजिकल हार्डवेयर। बेयर मशीन क्या होता है? लॉजिकल हार्डवेयर होता है which is used to execute the program in the processor without using the operating system. It means जो बेयर मशीन है वो लॉजिकल हार्डवेयर है जो किसके काम में आता है? प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है, लेकिन विदाउट यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर से समझना, बेयर मशीन कैसा मशीन है? विच कंसिस्ट ऑफ लॉजिकल हार्डवेयर, जिसके अंदर हार्डवेयर तो होते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में मदद भी करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा बट विदाउट यूजिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? अभी तक तो हमने क्या डिस्कस किया कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल था, पहले पॉसिबल था, ठीक है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब क्या करना चाहिए, डेवलप ही नहीं हुआ था, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? एक प्रोग्राम ही है ना। जब वो डेवलप नहीं हुआ था तब ये पॉसिबल था। तो एज ऑफ नाउ वी हैव स्टडीड दैट वी कांट एग्जीक्यूट एनी प्रोसेस विदाउट द ओएस, विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने देखा कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमने बोला कि कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही चाहिए। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, पूरे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। बट यस, विद द हेल्प ऑफ द बेयर मशीन वी कैन डू दैट विदाउट यूजिंग एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऐसा पहले होता था, ठीक है? तो इनिशियली व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट डेवलप्ड, जब इनिशियल हम अगर बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना ही नहीं था, ठीक है, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज डन डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर। तो उनका एग्जीक्यूशन डायरेक्टली हार्डवेयर पे होता था, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी इंटरफेयरिंग हार्डवेयर, बिना किसी इंटरफेयरिंग हार्डवेयर के, ठीक है? तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? हम इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देखो तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ तो हम जो एग्जीक्यूशन करते थे वो इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन करते थे। आज जो हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, आप समझो, जो भी आज हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम, वो हम आज इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे। पहले हम जो प्रोग्रामिंग करते थे, स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो हम मशीन लेवल लैंग्वेज में करते थे, MLL, दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है? होता क्या था मशीन लेवल लैंग्वेज में? मशीन लेवल लैंग्वेज में हम मशीन इंस्ट्रक्शंस देते थे, मशीन इंस्ट्रक्शंस, जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली समझता था, 0 और 1। आज भी देखो कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1। लेकिन आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हो तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से क्या करते हो, उसको आप ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट करके इंटरप्रिटेट कर लेते हो। मतलब जो मशीन होता है उसको इंटरप्रिटेट करता है मशीन कोड को, ठीक है? तो बीच में क्या है आपके पास? कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो? इंग्लिश लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट कर रहे हो। पहला ऐसा था ही नहीं, आप डायरेक्टली मशीन कोड लिखते थे और मशीन कोड से डायरेक्टली कंप्यूटर को समझ लेता था, तो फास्टर भी होता था, वो फास्टर भी होता था। इट मींस मशीन इंस्ट्रक्शन को आप क्या बोल सकते हो? सिंपली ए कमांड और प्रोग्राम, ठीक है, जो कि मशीन रिकॉग्नाइज करता था और एग्जीक्यूट करता था। जिसको अगर सिंपल बोले तो मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का जो सीपीयू था वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता था। जो भी आप इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते थे उसका स्पेसिफिक टास्क होता था, ठीक है? मतलब हर लाइन का एक टास्क होता था, ध्यान रखना, हर लाइन का कुछ ना कुछ मीनिंग होता था, ठीक है? और हर लाइन एक के बाद ही एग्जीक्यूट होंगी। मतलब अगर मान लो 5 लाइन है, 1 2 3 4 5, तो ऐसा नहीं होगा, पहला लाइन एग्जीक्यूट होगा तभी दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर 5 होगा, मतलब सीक्वेंस में होते थे, ठीक है? तो ईच इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक टास्क सच एज लोड करना,
ठीक है, जंप करना, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करना, जिसको हम बोलते हैं एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये सारे काम होते थे, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मूव करना है तो आप मूव कमांड यूज करते थे, ठीक है, और आपने कोड लिख दिया जैसे R5 #25H, ठीक है, कुछ ऐसा, ये मशीन इंस्ट्रक्शन कोड लिखते थे। फिर अगर आपको लोड करना है, ठीक है, अब ये जरूरी है सही हो, ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, जैसे लोड करना है तो लोड आपने क्या लिखा, कमांड, उसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन लिखा 25H, ठीक है। अब आप उसको किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, R5 में, तो इनटू R5। तो ये आप सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन देते थे जिसको मशीन डायरेक्टली समझ जाता था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो चलिए ये बात समझ में आ गई मुझे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होते थे बेटा, जैसे कि MOV जो हम यूज कर रहे हो मूव के लिए करते थे, लोड के लिए करते थे, इन और आउट यूज होता था इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। फिर हम क्या कहना चाहिए, पुश और पॉप यूज करते थे, ठीक है, पुश और पॉप, स्टैक में किसी चीज को पुश करना है तो पुश ऑपरेशन यूज करते थे, पॉप यूज करते थे जब आपको वर्ड ऑफ स्टैक को पॉप करना है, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे हमारे पास टर्मिनोलॉजीज थे, ठीक है। ALU के लिए जैसे ऐड करने के लिए ADD यूज करते थे, मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL यूज करते थे, ये मशीन इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास। तो अब सीधी सी बात है, मशीन इंस्ट्रक्शंस में इसको हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करते थे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता था, इसके लिए आपको ये जरूरी था कि आपको मशीन इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए, मशीन इंस्ट्रक्शंस या जो मशीन कोड्स हैं वो आप उनका सफिशिएंट नॉलेज हो, ठीक है। तो अब अगर हम बात को समझें तो मुझे चीजें क्या समझ में आई बेटा, कि इनिशियली व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट डेवलप्ड, द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज डन डायरेक्टली बाय हार्डवेयर, या आप डायरेक्टली बोल दो CPU के थ्रू होता था, विदाउट यूजिंग एनी इंटरफेयरिंग हार्डवेयर, कोई इंटरफेयर नहीं होता था हार्डवेयर का। एट दैट टाइम द ओनली ड्रॉबैक वाज द बेयर मशीन्स, ठीक है। क्या ड्रॉबैक था बेयर मशीन का उस समय, एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शन इन ओनली मशीन लैंग्वेज, वो केवल मशीन लैंग्वेज ही समझते थे, क्योंकि बीच में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है जो मेरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ड्यू टू दिस those person who have sufficient knowledge about computer field are able to operate a computer। तो उस समय प्रोग्रामिंग कौन कर पाते थे, जिनको सफिशिएंट नॉलेज हो उस MLL का, मशीन लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। सो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम बेयर मशीन इज रेफर्ड टू एज इनएफिशिएंट, और बाद में जब ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप हो गया तो बेयर मशीन फिर इनएफिशिएंट हो गया, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम करना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बात भी हमको समझ में आ गई। दूसरी बात, बेयर मशीन का और कहां यूज हो सकता है, बेयर मशीन का यूज जो होता है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है, ठीक है। अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ, आप ऐसा नहीं कह सकते, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्यों, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डिफरेंट टास्क परफॉर्म नहीं करने हैं, आपका गोल फिक्स है कि मुझे यही टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि बेयर मशीन किसके लिए होता था समझना, बेयर मशीन अगर हम बात करें तो आपके पास बेयर मशीन में कोई प्री लोडेड OS नहीं होता था, तो नो OS। दूसरा, एप्लीकेशन स्पेसिफिक था, ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक था, ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए नहीं है, इसमें केवल एक ही एप्लीकेशन था और उस एप्लीकेशन पे ही वो काम करता था। टास्क डेडिकेटेड था, डेडिकेटेड टास्क, आज के कंप्यूटर जैसा नहीं है कुछ भी कर लो, गाने भी सुन रहे हैं हम, प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, वो डेडिकेटेड टास्क के लिए था, बेयर मशीन डेडिकेटेड टास्क के लिए था, ठीक है। फिर अगर मैं टास्क हैंडलिंग की बात करूं, तो मैं अगला बात करूं टास्क हैंडलिंग, तो टास्क हैंडलिंग के लिए आपके पास मैनेजर या डिजाइनर होता था, मैनेजर या आप डिजाइनर बोल दो या डेवलपर बोल दो, ठीक है। जो भी आपको टास्क परफॉर्म करना है उसका सिंपल सा जो भी कोड है वो बना हुआ है, उसको हैंडल कौन करेगा, जो डेवलपर होगा, क्योंकि टास्क ही स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आप बेयर मशीन का यूज कर रहे हो, तभी तो आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसका पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, डेवलपर के पास। समझ में भी किसको आएगा, डेवलपर के पास, क्योंकि उसी का कंप्लीट डिजाइंड कोड ही रन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, सिक्वेंशियल होता है, सिक्वेंशियल मतलब ये अब सीधी सी बात है, मशीन लेवल लैंग्वेज ही इसमें यूज होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो ये सिक्वेंशियल होगा, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, सेकंड के बाद फोर्थ नहीं होगा। आप यहां फंक्शन को कॉल करके जंपिंग वाली फंडामेंटल जो है ना
वो जंप वाला वो फंक्शनैलिटी यूज तो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपका जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में आपका यहां एग्जीक्यूशन होगा, तो ये सीक्वेंशियल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा, समझ में आई बात? यस और नो बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने यहां बता दिया, नो प्रीलोडेड ओएस, एप्लीकेशन स्पेसिफिक, डेडिकेटेड टास्क, टास्क हैंडलिंग, सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, दूसरी बात, अब एक होता है रेसिडेंट मॉनिटर। रेसिडेंट मॉनिटर क्या होता है समझना। रेसिडेंट मॉनिटर एक कोड है जो किस पे चलता है, इस बेयर मशीन जो हमने समझा, ये बेयर मशीन पे चलता है जिसपे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, काम क्या होता है, रेसिडेंट मॉनिटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बिहेव करता है और जो भी इंस्ट्रक्शंस आप बेयर मशीन पे फायर करते हो उनको कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूट करता है, सिंपल। ठीक है, तो देखो, द रेसिडेंट मॉनिटर इज अ कोड दैट रन्स ऑन बेयर मशीन, जो कि बेयर मशीन पे चलता है। ठीक है, द रेसिडेंट मॉनिटर वर्क्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। रेसिडेंट मॉनिटर कैसे वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा बिहेव करता है या वर्क करता है, जो क्या करता है, दैट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्म ऑल नेसेसरी फंक्शन। जो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल भी करेगा और उनकी जो भी टास्क है उनको परफॉर्म करेगा, फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। इट ऑल्सो वर्क लाइक जॉब सिक्वेंसर, ये जॉब सिक्वेंसर भी जैसा काम करता है। क्यों? बिकॉज इट ऑल्सो सिक्वेंसेस द जॉब, जॉब की सिक्वेंसेस भी करता है एंड सेंड देम टू द प्रोसेसेस, और क्या करेगा, प्रोसेसेस को इनको सेंड भी कर देगा। ठीक है, ये तो रेसिडेंट मॉनिटर का काम हुआ। ठीक है, अब अगर देखो तो एक चीज और हमें डिस्कस करनी है, तो यहां हम समझते हैं, अगर बात करते हैं इसमें, तो मैंने अभी आपको बताया जब भी बूटिंग होती है और सक्सेसफुल बूटिंग हुई तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एरिया होता है, जो कि प्रोहिबिटेड होता है। ठीक है, ये मेन मेमोरी में। ठीक है, अब यहां मैंने आपको बताया था कि ये 000 लोकेशन है। ठीक है, तो ये आपका मान लो इसका कुछ एड्रेस होगा, इसका मैं एड्रेस मान लेता हूं कि ये 2000 एड्रेस पे है। ठीक है, मतलब 2000 तक ऑपरेटिंग सिस्टम का एड्रेस है। ठीक है, इस एड्रेस को हम बोलते हैं, ये जो भी एड्रेस है इसको हम क्या बोलते हैं, फैंस एड्रेस, FENCE, क्या बोलते हैं, फैंस एड्रेस बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फैंस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, अब ये फैंस एड्रेस होता क्या है, समझना मेरी बात को। फैंस एड्रेस आपका एक बाउंड्री बता रहा है कि यहां तक तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बाद ही, मतलब आप 2000 से आगे का एरिया यूजर एरिया के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो फैंस एड्रेस आपका क्या हो गया, बाउंड्री एरिया। ठीक है, बाउंड्री एरिया ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या करते हो, सीधी सी बात है, उसके बाद वाले को आप यूजर के लिए रखते हो। ठीक है, तो अब ये फैंस एड्रेस भी हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है किसमें, प्राइमरी मेमोरी में। फैंस एड्रेस क्या है, इज यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम यूजर प्रोग्राम। फैंस एड्रेस इसलिए बनाया गया, क्यों, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजर प्रोग्राम से। ये बताता है कि 2000 के बाद आपको अब यूजर एरिया है वहां यूज करना है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटर नहीं कर सकते हो। ये जनरली जो है, ये जनरली हम बात करें तो पुराने कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यूजफुल होता था सिंगल यूजर सिस्टम के लिए, जब रैम का साइज बड़ा ही, कैपेसिटी कम हुआ करता था, तो ये जनरली यूजफुल किसके लिए था, सिंगल यूजर सिस्टम के लिए। अब देखो, इस फैंस कहना चाहिए, जो फैंस एड्रेस है उससे फायदा क्या होगा। अगर मान लो, जैसे मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, ये आपका फैंस एड्रेस हुआ और ये CPU हुआ, और यहां हम क्या करते हैं, और ये आपका प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी हो गया। ठीक है, ट्रैप हो गया। अब यहां देखो, समझने की कोशिश करते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। मान लो ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास कोई एड्रेस आता है 2100 का। ठीक है, 2100 एड्रेस आता है, तो 2100 एड्रेस को मेन मेमोरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अब देखेंगे हम।
फैंस एड्रेस कितना है, तो फैंस एड्रेस है 2000, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे कि 2100 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2000, ये बड़ा या बराबर है कि नहीं है। तो देखो, अगर मान लो बड़ा या बराबर है, अगर यस हुआ तो प्राइमरी मेमोरी मिल जाएगी, क्योंकि 2000 से ऊपर वाले को एरिया को यूजर एरिया बोल रहे हैं हम, तो वहां आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कोई प्रोसेस आता है सीपीयू के पास और उसको मेन मेमोरी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, हम इससे डिसाइड कर सकते हैं। तो 2100 आया, 2100 ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 है, कंडीशन ट्रू, तो यस प्राइमरी मेमोरी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, मिल सकता है उसको प्राइमरी मेमोरी। अब मान लो 1800 आता है, ठीक है। अब यहां चेक होगा 1800 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2000, 1800 वाला एड्रेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये देखेगा कि 1800 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2000 नहीं है, तो वो ट्रैप में फंस जाएगा, उसको एड्रेस नहीं मिलेगा। मतलब वो जो एड्रेस चाहता है उस एड्रेस पे आप जा ही नहीं सकते हो, वो तो ओएस का रिजर्व्ड एरिया है। तो क्या है, आप ऐसे देखो, ऐसे सिक्योरिटी हम अचीव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलिए बच्चे। यस Yes, sir. थैंक यू।